हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा होगा और आप लोग मन से आप लोग पढ़ाई भी कर रहा होगा। तो इधर 2-3 क्लास आपका जो है नहीं हुआ था, कुछ रीजन से नहीं हुआ था, तो टेंशन लेने की बात नहीं। चलिए आज हम लोग फिर आगे इसको बढ़ा रहा हूं। लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में बताया था आपको। चलिए एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं। ऑप्टिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसको मैंने बोला था? जो भी रे डायग्राम से रिलेटेड होगा डेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जो वेव नेचर से रिलेटेड होगा वो क्या होगा? वेव ऑप्टिक्स होगा। तो आपको मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताया था बीम ऑफ लाइट में मैंने बताया था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, बस केवल आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं। फिर आपको मैंने बताया था कि मिरर क्या होता है? ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, डेट इज कॉल्ड मिरर। मिरर को मैंने फर्दर डिवाइड किया था आपको स्फेरिकल मिरर, पैराबोलॉइडल मिरर, इलिप्सॉइडल मिरर और एक लास्ट मैंने बताया था सिलिंड्रिकल मिरर। मैंने आपको बताया था कि मेनली आपको सिलेबस में स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना है कि पैराबोलॉइडल मिरर कैसा होता है, इलिप्सॉइडल मिरर कैसा होता है और सिलिंड्रिकल मिरर कैसा होता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास आपको मैंने बता चुका हूं। तो आगे मैंने ये भी बताया था कि स्फेरिकल मिरर जो है फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? प्लेन मिरर होता है और कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। बहुत लोगों का ये दिमाग में मिसकंसेप्ट होता है कि प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर नहीं होता है। तो आपको मैंने बता दे रहा हूं कि प्लेन मिरर भी स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लार्ज होता है। आप खुद सोचिए, यदि वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या? नहीं होता। तो प्लेन मिरर भी क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है बच्चों, लेकिन उसका रेडियस क्या होता है? काफी लार्ज होता है। काफी लार्ज बोला जाए मतलब क्या है? इन्फिनाइट। क्लियर है ना? काफी लार्ज बोला जाए मतलब इन्फिनाइट। फिर आपको मैंने बताया था कि कनकेव मिरर उसको कहते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिप्रेस्ड होता है, मतलब धंसा होता है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एलिवेटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिप्रेस्ड होता है कनकेव मिरर होता है। क्लियर है? जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होता है उसको मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर होता है। तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लेन मिरर की। तो चलिए देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर मैंने आपको बताया था कि ये स्फेरिकल का ही पार्ट होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। यही है आपका प्लेन मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है। देखिए टोटल कंसेप्ट जितना मिरर में रहेगा यही कंसेप्ट आगे लेंस में रिपीट होगा, आगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रिपीट होते चलेगा। साइन कन्वेंशन सब जगह वही लेते चलना है। क्लियर है ना? इसलिए आप इसको एक एक लाइन को ग्रिप में कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम भी आपको लगेगा। तो ये यदि आप अच्छे से पकड़ में कर लेते हैं ना तो उधर लेंस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहता है, ऑब्जेक्ट कौन होगा, इमेज कौन होगा। तो आपको एकदम सिंपल ट्रिक्स मैं बता रहा हूं कि जहां से लाइट रे बिफोर रिफ्लेक्शन, जहां पर लाइट रे कटता है, जहां पर बिफोर रिफ्लेक्शन लाइट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करता है लाइट रे उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। और एक बात और याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट से रे इमिट होता है। कहां से रे इमिट होता है? ऑब्जेक्ट से रे इमिट होता है। तो यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे क्या होगा? इमिट होगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट से रे इमिट होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है कि जितने एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। अब यहां पर देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम हम लोग दो रे लेते हैं। क्या लेते हैं? कम से कम 2 रेज लेते हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन।
कितना रे लिया जाता है? वी टेक मिनिमम 2 रेज। मिनिमम 2 रे लिया जाता है। आप खुद समझिए, अकेले अपने आप में कटेगा कभी? यार कम से कम 2 रे होना बहुत जरूरी है, तभी वो कट पाएगा, अदरवाइज नहीं कट पाएगा। तो यही 2 रे मैंने लिया, तो जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो बिफोर रिफ्लेक्शन बच्चों देखिए कहां पर ये कट कर रहा है। बिफोर रिफ्लेक्शन दोस्तों देखिए कहां पर कट कर रहा है? ओ पर कट कर रहा है। तो निश्चित रूप से ओ क्या देगा? ऑब्जेक्ट देगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रे कहीं कटेगा क्या जिंदगी में? कहीं नहीं कटेगा यार, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये कटेगा। देख लीजिए, तो लग रहा है कि यहां पर कट कर रहा है, रियल में वहां कट किया नहीं है, अपीयर हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करते हुए फिल होगा उसको हम लोग बोलते हैं इमेज बोलेंगे। और यदि ये कटते हुए केवल फिल होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और यदि सिंपल आप समझिए ना, डॉटेड लाइन से कटेगा तो वर्चुअल, और सॉलिड लाइन से कट करेगा तो क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। इधर देखिए सॉलिड लाइन था, ये कहीं कटता आगे जाकर के तो क्या हो जाता है? रियल इमेज बनता है। तो अब आपको ऑब्जेक्ट इमेज में कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, कौन ऑब्जेक्ट होगा कौन इमेज होगा। तो बिफोर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करता है, ये पूरे ऑप्टिक्स में ये चलेगा, चाहे लेंस पढ़िए चाहे कुछ भी पढ़िए। तो जब भी आपका बिफोर रिफ्लेक्शन कट करता है तो ऑब्जेक्ट देता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वो इमेज देता है। और यदि डॉटेड लाइन से कट करता है तो वर्चुअल इमेज देगा। तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया? वर्चुअल इमेज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? रियल इमेज हो जाएगा। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में आपको फर्क पता चल गया होगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये मिरर है, तो रे कहीं इधर से आ रहा होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये रे आ कहां से रहा होगा? अरे यार लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के आ रहा होगा। तो लेंस से ये रिफ्रैक्ट होकर के नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है। तो यदि ये मिरर नहीं होता तो आप खुद समझिए ये कहां पर कट करता है। यदि मिरर नहीं होता तो ये सीधे चलते चल जाता है कि नहीं? बोलिए। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लियर है? तो यदि ये मिरर नहीं होता तो सेम मीडियम होता है, एकदम सीधे चलते चल जाता, ये भी सीधे चलते चल जाता। तो ये बिफोर रिफ्लेक्शन कट कर रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कट कर रहा है? बिफोर रिफ्लेक्शन कट कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्ट दे देगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा दैट इज कॉल्ड इमेज। ये रहा आपका इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन खत्म। तो फिजिक्स को आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। यदि आपका इसका मेन कंसेप्ट माइंड में रहेगा ना तो आप फिजिक्स को चुटकी में उड़ा दीजिएगा। तो आप क्या देखिए कि बिफोर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा दैट इज कॉल्ड इमेज। इतना ही नहीं, आगे जब रिफ्रैक्शन पढ़िएगा ना वहां भी सेम कंसेप्ट चलेगा। बिफोर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन की जगह वहां बोलेंगे रिफ्रैक्शन। बिफोर रिफ्रैक्शन जहां कट करता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। अब बताइए वर्चुअल और रियल का आपको मैंने क्या कंसेप्ट बताया पकड़ने का इजीली। जो डॉटेड से कट कर रहा है, यही कट कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल, तो इमेज क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो इमेज क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब कि प्लेन मिरर के केस में देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल, जब ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल। क्लियर है? तो
यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो रियल तो बनेगा, ये तो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो वर्चुअल का वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर दो बात याद रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट बच्चों वर्चुअल होगा तो इमेज या तो रियल होगा या वर्चुअल होगा। किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। तो चलिए, ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा तो इमेज वर्चुअल कैसे बनेगा उसी को मैं आगे दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी को उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा। और ये बात आप जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही कितना होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। यानी जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। यानी v बराबर क्या होता है, u होता है। और जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। लेकिन एक मिरर के अपोजिट होता है तो दूसरा, एक मिरर के लेफ्ट होता है तो दूसरा राइट होता है। तो माइनस साइन क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, इधर और इधर दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसका इधर है तो इसका इधर है। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए, इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा तो मैग्नीट्यूड क्या दे देगा, लेंथ दे देगा ना, ज्योमेट्रिकल लेंथ दे देगा। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। क्लियर है। तो इतना बात याद रखिएगा। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे देखिए, जब दो प्लेन मिरर रहेगा इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इनफाइनाइट इमेज बनता है। कितना इमेज बनता है, इनफाइनाइट इमेज बनता है। मान लीजिए कि यही कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रे कहां से बच्चों इमिट होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो आप बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट में लाइट लगा हुआ है। अरे यार, आप खुद सोचिए, जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं। यदि उस लाइट को हम ऑफ कर दें, रूम को डार्क बना देंगे तो आपको दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जेसिंग आपको तभी दिखाई दे रहा है जब यहां लाइट जल रहा है। ये नहीं कि जेसिंग से चारों तरफ लाइट निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं यार। तो हमारे पास अपना कोई लाइट नहीं है। जैसे देखिए, मून का कोई अपना लाइट नहीं होता है। वो क्या होता है, दूसरे के लाइट से क्या होता है, लाइटेड होता है। वहां से देखिए लाइट हमारे फेस पर आ रहा है, टी शर्ट पर आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक गया होगा। जब आपके आंख तक गया होगा तो आप वहां से देख रहे होगा कि जेसिंग वहां खड़ा है। तो आपके पास जब तक हमारा रे आपके आंख में नहीं घुस जाता है तब तक आप जेसिंग को नहीं देख पाइएगा। तो निश्चित रूप से हमारा रे जो है, तो हमारा रे क्या, हमारा रे है, अरे यार वो लाइट हमारे फेस पे, शर्ट पे रिफ्लेक्ट होके आपके आंख तक गया तो हम दिखाई दिए। और यही यदि आपका लाइट ऑफ हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो हम दिखाई देंगे आपको क्या, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो अब बच्चों एक बात याद रखिएगा कि कोई तभी दिखाई देगा जब वहां से रे आपके आंख में घुसेगा, नहीं घुसेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है। तो चलिए, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए अंधेरा में कोई चीज नहीं दिखाई देता है। आपके आंख का कैपेसिटी नहीं है कि देख सकता है। लाइट रहेगा तभी देखेगा। तो लाइट रहेगा तो दिखाई इसलिए देता है कि वहां से लाइट आपके आंख में घुस जाता है। घुसता है तब देखते हैं कि वहां से रे आ रहा है,
तो वहां ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो याद रखना है बच्चों कि ऑब्जेक्ट से रे निकलता है। तो चलिए यही ऑब्जेक्ट है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इधर इमेज बन रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। तो चलिए ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, ये नॉर्मल का काम करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग जानते हैं, इसे आगे हम बताएंगे। जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रे तो ऐसे आया होगा जो इसी पाथ पर क्या कर गया होगा, लौट गया होगा। एक बात याद रखिएगा, यदि रे परपेंडिकुलर टकराएगा तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी यहां पर I बराबर R बराबर 0 हो गया। इसी को हम θ1 θ2 भी मान सकते हैं। क्लियर है ना। तो जब भी परपेंडिकुलर सरफेस पर टकराता है तो परपेंडिकुलर मिरर पर टकराएगा तो क्या होगा, उसी पाथ पर लौट जाएगा। उसी पाथ पर लौट जाने को हम लोग बोलते हैं रिट्रेस, यानी उसी पाथ पर क्या कर गया, लौट गया। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इसी पाथ पर लौट गया होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा कि कम से कम हम लोग 2 रे लेते हैं। कितना रे लेते हैं, 2 रे। अब ये रे देखिए, ये लौट के इधर चल गया, ये इधर चल गया, जिंदगी में आगे कटेगा नहीं कटेगा। तो लग रहा है कि कहीं ये पीछे से आ रहा है, तो पीछे कट कर रहा होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या दे देगा, इमेज दे देगा। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। तो बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट तो थोड़ा दूर लग रहा है। अरे यार हाथ से बना रहा है, यहाँ स्केल है, हाथ मेरा स्केल है क्या, तो हाथ से बना रहा है ना, जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। क्लियर। और दिस इज फर्स्ट इमेज। अब चलिए ये रे गया होगा तो कहां तक गया होगा, ये बेचारा जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते चल गया होगा। रे डायग्राम पर पकड़ बना लीजिए। उसके बाद ऑप्टिक्स, देखिए ऑप्टिक्स को सही करने के लिए रे डायग्राम पर पकड़ बनाइए और साइन कन्वेंशन पर, और देखिए ऑप्टिक्स का विद्वान बन जाएगा। तो जब तक मीडियम चेंज नहीं होता है तब तक लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और जैसे ही यहां पर फिर रिफ्लेक्शन होगा तो जितने एंगल पर आएगा बच्चा उतना ही एंगल पर लौटेगा। और देखिए ना, मिरर थोड़ा और ऊपर बना दे रहा हूं, ऊपर तक है। क्लियर है। फिर यहां पर आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, जितने एंगल पर आया था उतना ही एंगल पर चला गया। तो ये रे देखिए, ये रे देखिएगा तो बिफोर रिफ्लेक्शन कहां कट कर रहा है, यहां, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं इधर करते हुए नजर पड़ेगा ना। मेरे पास जगह इधर नहीं है, चलिए यहां पर कटवा दिए। दिस इज I2। अब इसी तरह फिर रिफ्लेक्ट होगा, जितने एंगल पर आएगा फिर वहां जाके टकराएगा, मीटर और ऊपर तक होगा। तो यार यहां पर बहुत सारा इमेज बनेगा। कोई ऐसा भी तो हुआ होगा कि यहां रे आया होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया होगा, तो उसके कारण भी इमेज बन रहा होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ इमेज बनेगा, मतलब इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा कि 2 पैरेलल प्लेन मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होता है। यानी इसी तरह I1 I2 I3 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को 2 प्लेन मिरर के बीच रखा जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चे, इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है। तो इससे क्वेश्चन ये माइंड में रखना है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब उम्मीद करते हैं रे डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक बार दिखाता रहा फिर से। प्लेन मिरर, जब ऑब्जेक्ट
रियल है तो इमेज वर्चुअल है, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल है, जब ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है, और इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा तो वो इमेज हो जाएगा। यानी इस मिरर के लिए जो है I1 एक्ट एज, इस मिरर को M1 बोल दीजिए, इसको M2 बोल दीजिए। I1 एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसका इमेज भी क्या बन रहा है, वर्चुअल। देख लीजिए डॉटेड लाइन से बन रहा है, whose image I2 is virtual, जिसका इमेज I2 क्या है, वर्चुअल है। अब क्लियर हो गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज भी वर्चुअल हो सकता है। तो याद रखिएगा प्लेन मिरर का ये खासियत होगी। आईआईटी में मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, और पहले आ भी चुका है, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर से आ चुका है। तो प्लेन मिरर का खासियत हो गया कि जब ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज तो हर हाल में वर्चुअल बनेगा, नो डाउट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बच्चा रियल होगा तब दो केस होगा, चाहे तो इमेज रियल होगा या सॉरी उल्टा बोल दिया, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो हर हाल में इमेज वर्चुअल होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग प्लेन मिरर का देख लेते हैं कैसा इमेज बनाता है। तो हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मिला, क्वेश्चन आता है यहां से, ये रहा बच्चों प्लेन मिरर। यानी फॉर प्लेन मिरर इधर ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज ले रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट है वर्चुअल तो इमेज या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। अभी ना देखे, या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। लेकिन यही बात आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज हर हाल में वर्चुअल होगा। ये बात को आप याद रखिएगा। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पहले आईआईटी में आ चुका है, इसलिए आप लोग रेडी रखिएगा इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए ऐसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग तो पढ़ते आ रहे हैं, चलिए थोड़ा सा उसको भी हम देख ले रहे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डेली क्लास चलेगा, जितने एंगल पर लाइट रे आएगा उतना ही एंगल पर चला जाएगा। ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा। इसी को आप बच्चे आई और आर बोलते थे। तो यार सिंबल है, कुछ भी ले सकते हैं, इसी को आप आई और आर बोलते थे। अब हम लोग आई आर लेकर के न चलेंगे, सीधे θ1 θ2, जितने एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा। फर्स्ट लॉ यही कहता है
कि जितने एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, to the point of incidence all lie in same plane। टोटल का टोटल किस में लाई करेगा? सेम प्लेन में लाई करेगा। क्लियर है? तो ये तो आप लोग जानते ही होइएगा। सेम प्लेन कहने का क्या मतलब होता है? मतलब कि लाइट रे इधर से आएगा तो यार इधर रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगा, इसी प्लेन में लाइट करेगा। हैंड को पैरेलल प्लेन के मूव कराइएगा, यदि आपके हैंड में नहीं टच किया तो एक प्लेन में बोला जाएगा। तो ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए हम लोग नया चीज देख रहे हैं जो जिंदगी में आप लोग नहीं सुने होइएगा, उसको देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, लेकिन क्वेश्चन आईआईटी वहां से उठाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म दिख रहा है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा उसी के मैं देखना जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, जैसे अभी आपको मैंने बताया था एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ये अभी सारा जो है आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग फास्टली चलेंगे। जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर जाएगा, ये बात याद रखना है। ठीक है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मैंने माना यू आई कैप, और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यू आर कैप, आर फॉर रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल के डायरेक्शन में मैंने मान लिया यू एन कैप। ये रहा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज याद कीजिए, मैंने बताया था 11th में, ये मैकेनिक्स में, कि यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। चलिए एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। ये रहा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट किया जाता है। कैप पैर में पहनते हैं कि ऊपर पहनते हैं? यार हेड पर पहना जाता है, इसलिए ऊपर से कैप देना है। इसी को कैप बोला जाता है, इसी को हेड बोला जाता है, इसी को कैरेट बोला जाता है। ये रहा। और जितना वेक्टर रहता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, और मोड देने पर एरो हट जाता है। मोड देने पर एरो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। जब एरो रिमूव हो जाएगा, देखिए ना, इस एरो को ढक ले रहे हैं तो लग रहा है कि आर आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोला जाता है। मैंने बता चुका हूं वेक्टर में, इसी को मॉडुलस, इसी को वैल्यू, इसी को मैग्नीट्यूड, इतना नाम है इसका। जितना भी डिफरेंट नेम से है सबको माइंड में रखना है। तो वेक्टर इधर मॉडुलस दिए तो इधर भी मोड देना होगा। मोड देने पर एरो हट जाता है, मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं? इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ऐसे भी देखिए आर आर कट जाएगा तो एरो बचेगा। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन का यूज किस में करते हैं? सॉरी, जब आर आर कट जाएगा तो एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन। इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। यहां तक तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यू आई कैप
क्रॉस यू आर कैप को क्या लिखिएगा? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड ए लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बी, दोनों के बीच के एंगल में साइन लगाते हैं और एन कैप होता है। यहां पर देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और दोनों के बीच के एंगल में साइन लगाएंगे। दो वेक्टर का बीच के एंगल लिया जाता है टेल टेल या हेड टेल या हेड हेड। कभी भी हेड टेल नहीं लिया जाता है। जब भी ऐसे हेड टेल एंगल होगा, इसका देखिए यू आई कैप का ये हेड है और इसका क्या है, टेल है। यू एन कैप ऊपर है ना, इसका टेल है। तो टेल हेड के बीच के एंगल यदि थीटा होता है तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो 180 में से घटा दीजिएगा, वही वेक्टर के बीच का एंगल होगा। देखिए वेक्टर को मैंने बोला था कि फिजिक्स के टोटल चैप्टर में आएगा यार, इसलिए आप उसको हर हाल में एकदम ग्रिप में रखिए। और उसी को लोग 3 से 4 क्लास में उड़ा देते हैं, जिसके कारण बच्चा को बुझाता नहीं है आगे फिजिक्स, और उसको फिजिक्स जो है रट्टा मारना पड़ता है। अब फिजिक्स को रट करके आप अपना कंसेप्ट को नहीं ला सकते। एग्जाम में आपको एक ही काम करेगा, आपके पास जो कंसेप्ट है रट करके आप नहीं कर सकते। चलिए देखिए, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और नहीं यदि वैसा करना चाहते हैं तो इसको आप शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिएगा। तो अब इसका देखिए यहाँ टेल मिल रहा है, या इसका भी टेल, तो ये एंगल टेल टू टेल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं। इसलिए वेक्टर के हेड और टेल के बीच यदि एंगल पता है तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री में से हेड टेल एंगल को माइनस कर दीजिएगा, वही वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा। क्लियर है? तो चलिए अब यहां पर देखिए डायरेक्शन किधर होगा, यू आई कैप क्रॉस यू एन कैप है। यू आई कैप क्रॉस यू एन कैप, सॉरी एन कैप है ये, यू एन कैप। तो यू आई कैप को ओवरटेक कराइए क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल से, या आपको बताया था मैंने इंडिया पाकिस्तान करने के लिए। ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव बोला जाए मतलब इंडिया बताए थे, याद आ रहा है, मतलब कि हम लोग की तरफ। ऐसे राइट हैंड रूल से आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ये ओवरटेक करेगा वैसे 4 फिंगर्स को घुमाइए और जिधर थंब होगा बच्चों उधर डायरेक्शन हो जाएगा। यानी यू आई कैप क्रॉस यू एन कैप का डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड। या स्क्रू रूल का से आप लोग जानते हुए पेज को ऐसे घुमाइए, क्या होगा, खुलेगा। नहीं तो मैंने बताया था वेक्टर में कि क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नहीं कुछ मेंशन है तो पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये यू आई कैप क्रॉस यू एन कैप किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मतलब इंडिया में, तो इधर इंडिया मानिए उधर पाकिस्तान मानिए, तो इंडिया की तरफ। यही यू एन कैप क्रॉस यू आई कैप होगा, तो ऐसे घूमेगा ना क्लॉकवाइज। तो क्लॉक नेगेटिव, नेगेटिव किसको सोचिएगा, पाकिस्तान को सोचेंगे यार। इंडिया में हम लोग रह रहे हैं तो इंडिया को नेगेटिव सोचेंगे कि पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। तो हम लोग पाकिस्तान को नेगेटिव सोचेंगे तो अंदर हो जाएगा। पाकिस्तान के नाम सुने हैं जिंदगी में कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। चलिए, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों, आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, ये जानते हैं आप, ऐसे डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूं। यू एन कैप देख लीजिएगा, वेक्टर वाला चैप्टर कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो चलिए देखिए इधर, इसको हम θ1 बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ θ1 हो जाएगा, ये भी θ1 हो जाएगा, ऐसे दोनों बराबर होता है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए, यू आर कैप क्रॉस यू एन कैप का क्या होगा, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल में साइन लगाते हैं। तो यू आर कैप इधर है, यू एन कैप इधर है। देखिए तो इसका भी टेल मिल रहा है, इसका भी टेल मिल रहा है, तो टेल टेल एंगल कितना है, θ2। तो θ2 होगा और डायरेक्शन यू आर कैप ओवरटेक करेगा ऐसे,
तो इसका भी तो डायरेक्शन वही होगा, आउटवर्ड। तो डॉट बता रहा है आउटवर्ड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यू आर कैप क्रॉस यू एन कैप साइन थीटा 2 डॉट। अब ये दोनों को, अब आगे देखिए, थीटा 1 इज इक्वल टू जानते हैं थीटा 2, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, दोनों तरफ डॉट लगा दीजिए। नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 2 डॉट के जगह ये लिख सकते हैं, और उसके जगह क्या लिख सकते थे, साइन थीटा 1 डॉट के जगह ये लिख सकते हैं। दोनों का आप कंबाइन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यू आई कैप क्रॉस यू एन कैप बराबर यू आर कैप क्रॉस यू एन कैप। यही आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कौन सा वेक्टर फॉर्म का है। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म में आपका क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। डॉट के फॉर्म में भी होता है, ये तो हो गया क्रॉस के फॉर्म में। डॉट के फॉर्म में निकालने के लिए देखिए, यू आई कैप डॉट यू एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, दोनों के बीच के एंगल में साइन लगाएंगे। तो एंगल कितना आया था, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है, क्रॉस में साइन लगता था, डॉट में कॉस। तो कॉस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा 1। बोलिए होगा कि नहीं? और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। उसी तरह यू आई कैप सॉरी यू आर कैप क्रॉस यू एन कैप, क्रॉस वाला तो वही है ना, डॉट वाला ना देखना है। तो कितना लिखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, है दोनों के बीच के एंगल में कॉस लगा देते हैं। तो ये भी कॉस थीटा होता है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, कॉस थीटा 2। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा 2। क्लियर है? अब देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आप क्या जानते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 जानते हैं, दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए। लगा सकते हैं कि नहीं? अब इसको उधर लेके चल जाइए, तो माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? 0 हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यू आई कैप डॉट यू एन कैप, और इसके जगह यू आर कैप डॉट यू एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक वेक्टर, एक जो है वेक्टर फॉर्म में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन ये हो गया। तो ये दो याद रखना है। क्लियर है ना? चलिए फिर एक बार देख लीजिए, देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो सिंपल वाला है, जान ही रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है पता चल गया। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये देखिए। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है ये आपको पता हो गया। जैसे देखिए क्वेश्चन, देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए, ये ऑप्शन होगा क्या, ये कहां से पढ़े यार, ये तो पढ़े ही नहीं हम लोग, तो पढ़ेंगे। और
ये होगा यू आई कैप क्रॉस यू एन कैप यू आर कैप, ये होगा, ये वाला होगा, ये भी होगा। अरे यार आप जानते हैं कि इसको जब इधर चेंज कर दिए यू एन कैप है, इसको इधर, तो इधर भी पलटना होगा। नहीं, इसमें देखिए एक डॉट एक क्रॉस तो होता नहीं है, इसमें देखिए ये यू आई कैप डॉट यू एन कैप डॉट यू आर कैप, सही गलत शो करेगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ये आप लोग पढ़े होइएगा। तो यहाँ पर आपको यही ना लग रहा है कि सर यहाँ यू आर कैप होता है, यहाँ यू एन कैप होता है, तो यार ये दोनों बराबर होता है, तो आगे पीछे कर दिए तो क्या फर्क है, लेकिन क्रॉस में बराबर नहीं होता है। इसमें आ जाइए, अरे इसी को उठा के उधर कर दिए, ये पलट जाएगा कि वही रहेगा, वही रहेगा। क्लियर है? तो इतना आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब समझते हैं कि नहीं? ब्रैकेट में ऐसे मतलब मोर देन वन करेक्ट, सोच रहेगा तो एक, सो रहेगा तो एक से अधिक। तो जब भी उस तरह का ही सिंबल लगा हुआ है उस टाइप का, तो समझना है कि मोर देन वन करेक्ट होगा। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कहता है कौन सा बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा। इसमें कहता है वर्चुअल वाली तो होगा नहीं। क्लियर है? तो इतना बात याद रखिएगा कि प्लेन मिरर जो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो हर हाल में आपको क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको आप रेडी कर लीजिएगा, और बाकी हम लोग देखेंगे आगे साइन कन्वेंशन और उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, और इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन पर पकड़ बना लेना है। तो कल क्लास होगी, हर हाल में आप लोग रेडी रहिएगा, डेली इधर लेंगे क्लास। और कुछ इधर न्यू ईयर आ रहा है तो उसमें जो है आपका 1-2 क्लास आप लोग भी रेस्ट लीजिएगा। तो क्या उम्मीद करते हैं, जितना मैं बताया उसको आप एक एक लाइन को रेडी कर जाइए। बस देखिए ऑप्टिक्स में कुछ नहीं, आप मेन पॉइंट को पकड़िए, रट्टा मत मारिए। रट्टा मार के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, वही होगा। रट्टा मारने वाला का यही होता है, उसको सही गलत का उसको नॉलेज ही नहीं होता है, तो रट्टा नहीं मारना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि रे डायग्राम पर कमांड कर लेना है। रे डायग्राम पर कैसे कमांड होगा आपको मैंने बता दिया, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज। अब क्लियर हो गया। बिफोर रिफ्लेक्शन क्या देगा? ऑब्जेक्ट देगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा इमेज देगा। तो इतना बात याद रखिएगा, बिफोर वाला ऑब्जेक्ट देगा, आफ्टर वाला इमेज देगा। इसी को डायरेक्ट याद रखिए ना, बिफोर वाला ऑब्जेक्ट देगा और आफ्टर वाला इमेज देगा। ये देगा ऑब्जेक्ट और ये देगा इमेज। बिफोर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा ऑब्जेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा इमेज। ये बात याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक आप लोग क्लियर कर लिए होइएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग हर हाल में आप लोग रेडी कर जाइए, और बस इतना बात याद रखना है, साइन कन्वेंशन पर पकड़ बना लेना है। कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज आज आपको क्लियर में कर दिया। और देखिएगा ऑप्टिक्स एकदम चुटकी में सारा क्वेश्चन बनता जाएगा। जो भी चैप्टर बना पढ़ाऊंगा आपको एकदम दिल खोल करके पढ़ाऊंगा, आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा और खूब मजा आएगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास।